नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। और आज हमारा आपकी बायोलॉजी विषय का जो अंतिम यूनिट है, जो इकोलॉजी से संबंधित है ना, अलग अलग प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं जो जीवों के बीच में होती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के टाइप क्या हैं, उसके फैक्टर क्या हैं, इन सभी चीजों पर, सभी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएं। और संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही मिल सके। साथ ही जैसे ही आपकी ये बोर्ड परीक्षा खत्म होती है और आप भविष्य में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, तो उसके हिसाब से हम आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन निःशुल्क कराने वाले हैं कंपटीशन के रूप में। तो कंपटीशन की तैयारी भी आपको यहाँ मिलेगी। तो बायोलॉजी विषय या जनरल साइंस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और हर एग्जाम में जनरल साइंस तो लगभग आता ही है, तो वो तैयारी भी आपकी यहाँ पर निःशुल्क हो पाएगी। बेहतर कंटेंट मिलेगा परीक्षा की दृष्टि से। और जितने भी हमने बोर्ड परीक्षा के लिए भी जो वीडियो बनाए हैं वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत, महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत, तो आप देख लेना, परीक्षा जब आपकी हो जाए तो मिला लेना। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे इससे संबंधित, थोड़े मतलब बदल के, जिस टाइप से भी पेपर सेट होता है, लेकिन आपको कंटेंट यहाँ से ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप भरोसा करिए और आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे वहाँ भी आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो संदीपनी क्लासेस के साथ आपको जुड़े रहना है और अपना सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है, 2 दिन का और समय बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कवक जिसको हम फंजाई कहते हैं और उच्च कोटि के पादप जैसे कि पाइनस, इनकी जड़ों के बीच एक प्रकार की पारिस्थितिकी क्रिया होती है। इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। सहोपकारिता के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। आप्रवासन से क्या तात्पर्य है? आप्रवासन है ना, मतलब कोई समष्टि के अंदर किसी जीव की जब एंट्री हो जाती है, मतलब आने वाले, तो इससे क्या होगा, जो जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। तो किसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि में आवास में कहीं और से आए हों, है ना, तो इसे कहते हैं आप्रवासन। और अगर इसमें से बाहर गए हों तो उसे कहते हैं उत्प्रवासन। उत्प्रवासन का मतलब ये माइनस घटाएगा, आप्रवासन का मतलब ये पॉजिटिव साइन है तो ये बढ़ाएगा, समष्टि घनत्व को ये बढ़ाएगा। आगे देखिए, बाह्य परजीवी वे परजीवी जो अपना पोषण परपोषी के बाहरी सतह से प्राप्त करते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे कि जूं, अमरवेल, कसकुटा, अमरवेल, ये बाह्य परजीवी हैं। आयु पिरामिड क्या होते हैं? तो समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है। समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है, तो बनने वाली जो संरचना होगी उसे आयु का पिरामिड कहते हैं। समष्टि एवं समय के मुख्य एक वृद्धि आरेख बनाया जाता है। यह किस प्रकार का होता है? देखिए, समष्टि और समय के बीच, समष्टि और समय के बीच में जो आरेख बनता है वो इस तरीके का बनता है, एस शेप का होता है। इसे सिग्मोइड ग्राफ कहते हैं। तो एस आकार का, अर्थात सिग्मोइड वक्र बनता है। समष्टि से आप क्या समझते हैं? तो किसी जाति विशेष के सदस्यों का समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक जाति के अलग अलग सदस्य मिलकर जो समूह बनाते हैं उसी को समष्टि कहते हैं, जो एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, आपस में अंतः प्रजनन ये करते हैं तो हम इसे समष्टि कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे व्यष्टि पूछी जाए, व्यष्टि, तो ये एक जीव होगा, एक, केवल एक जीव, तो व्यष्टि कहलाएगा। जैसे यहां पर ये एक कोई जीव है तो ये व्यष्टि है। इसी समान जाति के बहुत सारे
जीव रहते हैं तो ये बनाते हैं एक समूह जिसे समष्टि कहते हैं, और ये आपस में अंत प्रजनन भी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारकों के नाम। अब समष्टि घनत्व तो दो चीजों से बढ़ता है, एक तो जन्म से बढ़ता है, या फिर कोई बाहर से आके जीव रहने लग जाए तो उससे बढ़ेगा। दो ही चीजों से बढ़ता है। और अगर घटाने की बात आए तो या तो मरेंगे तब घटेंगे, या फिर उस स्थान से निकल के जीव चले जाए बाहर तो उसे उत्प्रवासन कहते हैं, उससे घटेंगे, है ना। किसी आवास में समष्टि घनत्व के घटने बढ़ने के चार मूलभूत प्रक्रम कौन कौन से हैं? देखिए वही प्रश्न है। एक निश्चित समय में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष जाति के सदस्यों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है, जो आपस में अंतः प्रजनन कर पाती है। और किसी भी समष्टि की एक विशेष पहचान, संगठन और संरचना होती है, जो क्या लक्षण प्रदर्शित करती है? तो समष्टि का आकार एवं समष्टि घनत्व, जन्म दर, इसके अलावा उसकी मृत्यु दर, ठीक है, और उसका लिंगानुपात। ये समष्टि घनत्व के महत्वपूर्ण समष्टि घनत्व के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आपको याद रखने हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए एक निश्चित समय पर इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित विशेष जाति के सदस्यों की कुल संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो इसे दर्शाते हैं D बराबर N/S। तो समष्टि घनत्व बराबर होता है N जाति विशेष, किसी जाति विशेष के जीवों की कुल संख्या, और इकाई क्षेत्रफल S। ठीक है, जन्म दर, तो इकाई समय में जन्म लेने वाले विशेष जाति के सदस्य की संतति संख्या जन्म दर कहलाती है। ठीक है, इकाई समय में उत्पन्न होने वाले विशेष जाति के सदस्य अर्थात उसके बच्चे, अर्थात उसकी संतति जो जन्म लेती है वो कहलाती है जन्म दर। और जन्म दर अधिक होने पर समष्टि के घनत्व में क्या होगा? बढ़ोतरी होती है। जन्म दर अधिक होगी तो समष्टि घनत्व बढ़ेगा। किसी जनसंख्या अर्थात समष्टि में जाति के सदस्यों के आप्रवासन माइग्रेशन से भी समष्टि का घनत्व बढ़ता है। और समष्टि का घनत्व घटाने वाला कारक होता है तो डेथ रेट। तो इकाई समय में मृत्यु को प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, और मृत्यु दर से समष्टि का घनत्व कम होता है। और किसी समष्टि में जाति के सदस्यों का बाहर निकल जाना मतलब ई माइग्रेशन होने पर भी समष्टि घनत्व में कमी आती है। आगे देखें लिंगानुपात। तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष जाति के नर और मादा का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष जाति के नरों की संख्या कितनी है और मादा की संख्या कितनी है, यह कहलाता है लिंगानुपात। और ये रेशियो 1000 में से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। परभक्षण और परिजीविता। ठीक है, देखिए परभक्षण और परिजीविता में अंतर पूछा जा रहा है। दोनों हैं एक जैसे, क्योंकि दोनों में एक जाति को तो लाभ होता है, दूसरी को हानि होती है, लेकिन अंतर भी है क्योंकि एक में एक शिकार जाति मारी जाती है, लेकिन परजीविता में ऐसा नहीं होता। जो हमारा परपोषी होता है वो जीवित रहता है। ठीक है, तो देखिए परभक्षण की बात को समझ लें, ऐसे समझ लें इसमें शेर और हिरण, तो हिरण शिकार जाती है, मारी जाएगी, और शेर पर मतलब जीवित रहेगा। तो इसके अंतर्गत एक जीव भोजन हेतु दूसरे जीव को मारकर उसका भक्षण करता है, उसे खा जाता है। जहां भक्षण करने वाले जीव को परभक्षी, भक्षण करने वाले जीव को प्रीडेटर्स तथा भक्षित होने वाले अर्थात जिसको खाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं, शिकार कहते हैं। ठीक है, जैसे परभक्षी कौन होगा? बिल्ली होगी क्योंकि ये चूहे को खा जाती है। बाघ या शेर जो हिरण को खाता है। छिपकली ये कीट को खाती है। तो ये इधर वाले परभक्षी हैं और इधर वाले सारे के सारे शिकार हैं। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि के साथ और आपको कंपटीशन की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से और मजेदार वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले कंटेंट के साथ करवाई जाएगी। तो प्लीज आप संदीपनी क्लासेस को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। परजीविता इस प्रकार का एक सहसंबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मारता नहीं है, उसको खाता नहीं है, उसका भक्षण नहीं करता है। तो यह आश्रित जीव को, जो आश्रित जीव है उसको परजीवी कहते हैं, और जो आश्रय देने वाला जीव है उसे होस्ट कहते हैं। तो पोषी, होस्ट और
आपका पैरासाइट या परजीवी के उदाहरण दें तो जैसे आप पोसी में मनुष्य को मान लें, मनुष्य तो मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले जुएं, और तो ये बाह्य परजीवी है। और अगर मैं एस्केरिस लिख दूं, एस्केरिस, तो ये आंतरिक परजीवी या अंतः परजीवी होगा। ठीक है, अंतः परजीवी होगा ये। एक मिनट, आगे चलें। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में मिलने वाला विब्रियो जीवाणु हैजा रोग जो फैलाता है, तो ये मनुष्य क्या हुआ, तो मनुष्य आपका पोषी है और ये आपका परजीवी है। जैसे पशु पे लगने वाली जोक, ठीक है, पादप, इस पर मिलने वाला अमरवेल। तो आप इसमें से पहचान पा रहे हो क्या अंतः परजीवी कौन है और बाह्य परजीवी कौन है? अगर आप पहचान पाते हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप कमेंट करेंगे, और क्योंकि आपको ये आता है इसलिए आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परजीवी बाह्य अथवा आंतरिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो बाह्य परजीवी में जो पोषी जीव के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कि जोक, ये पशुओं के शरीर के बाहर पाई जाती है, इसीलिए ये बाह्य परजीवी है। आंतरिक परजीवी जो पोषी जीव के शरीर के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम, एस्केरिस, ये मानव के परजीवी हैं और ये अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको प्रिपेयर करें। गोसे का नियम क्या है, सहोपकारिता क्या है, अंड परजीविता क्या है। ठीक है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से आपको परीक्षा में एक आध कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो आप वीडियो को पॉज नहीं करें, है ना। और पॉज अगर करते हैं तो फिर इसको बाकायदा अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कभी पता लगा कि आपने जो पार्ट स्किप किया और वही एग्जाम में आ गया, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वीडियो को आपको अंत तक और शिद्दत के साथ पूरा देखना है और ये हर एक बिंदु को आपको याद करके जाना है परीक्षा में। गोसे का नियम, तो गोसे के अनुसार दो अलग अलग जातियां हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकता, मतलब उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह, है ना, तो पोषण उनको एक ही चीज को वो खाती हैं, मतलब वो साथ साथ रहती हैं और उनकी आवश्यकता भी समान है। तो क्या होगा, तो इसमें एक ही प्रकार के आवास में साथ साथ नहीं रह सकती ये जातियां। इसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण एक जाति को इसके प्रवास से हटा दिया जाता है, अर्थात स्पर्धी अपवर्जन हो जाता है। तो इसे स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं, जिसमें कमजोर जाति को हटा दिया जाता है और जो बलवान जाति होती है वो वहां पर निवास करती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्पर्धी अपवर्जन का नियम, जो गोसे के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सहोपकारिता। सहोपकारिता ऐसी पारस्परिक अंत्यक्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, उसे म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लाइकेन, शैवाल और कवक के साहचर्य को लाइकेन कहते हैं। इस प्रकार का अंतर संबंध दर्शाते हैं जो कि दोनों के लिए अनिवार्य है। लाइकेन में कवक तंतु मृदा से जल और आवश्यक खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर शैवाल को उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन कवक को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला देखिए अंड परजीविता। इस प्रकार की परजीविता में परजीवी परपोषी के आश्रय में अंडे देता है, जो परपोषी के अंडे के बिल्कुल समान होते हैं। परिणाम स्वरूप परपोषी उन अंडों को अपना समझ लेता है और उन्हें सेचने का कार्य करता है, सेचन करता है, उनका इनोक्यूलेशन करवा देता है। इस प्रकार परजीवी के अंडों से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि कोयल और कौवा के बीच में ये घटना होती है। कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में दे जाती है, कौवा कोयल के अंडों को अपना ही अंडा समझ लेता है और उनको सेने का काम करता है। बाद में उससे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो कोयल के बच्चे अपने अलग चले जाते हैं, कौवे के बच्चे अलग चले जाते हैं, और बचपन जो उनकी स्टार्टिंग के जो फेज है उसमें वो पहचान में भी नहीं आते कि कोयल का बच्चा कौन सा है, कौवे का बच्चा कौन सा है। तो कौवा अपने और कोयल के बच्चे में अंतर ही नहीं समझ पाता। तो जहां यहाँ पर जो कोयल है वो परजीवी है और जो कौवा है वो परपोषी होता है। ठीक है, इसे कहते हैं अंड परजीविता। तो आप ये तीनों जो अभी अपन ने पॉइंट पर चर्चा की है इनको बहुत अच्छे से याद रखें। अगला देखिए मेडिटेरियन जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड, तो इसके पुष्प की एक पंखुड़ी का रंग, आकार और चिन्ह मादा मच्छिका से मिलता जुलता होता है। तो इसके ऐसा वो क्यों करता है? देखिए ऑर्किड का जो फूल है उसका एक जो दल है उस दल की बनावट ऐसी है
कि उसका रंग, उसका आकार, उसकी डिजाइन मादा मच्छिका के जैसी सेम दिखती है, तो जो नर होता है वो उसे मादा समझता है और उसके साथ कूट मैथुन करता है, जिसकी वजह से परागण हो जाता है उस ऑर्किड में। ठीक है, तो देखिए, मेडिटेरियन ऑर्किड पुष्प की एक पंखुड़ी का आकार, रंग तथा चिन्हों का मादा मच्छिका से मिलता जुलता होने से नर मच्छिका जो नर है वो पुष्प को मादा मच्छिका मादा समझ लेता है और पुष्प के साथ कूट मैथुन करता है। इस कारण पुष्प के परागकण मच्छिका से चिपक जाते हैं। नर मच्छिका द्वारा यही क्रिया अब अन्य पुष्प पर भी की जाती है, जिससे कि परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, परजीवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। परजीवी एक परबच्ची से कोई 4 अंतर, देखिए परजीवी और परबच्ची में अंतर पूछे जा रहे हैं। परजीवी, पर माने दूसरा, और जीवी जो दूसरे पर जीवन यापन करता हो, परजीवी है ना। परभक्षी, पर माने दूसरा, भक्षी मतलब उसका भक्षण करना, उसको खाना, तो वो परभक्षी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए परजीवी और परभक्षी को समझ लें। परजीवी अपने पोषक से छोटा होता है। परजीवी, जुए देखो मनुष्य के सिर में पड़ रहे हैं तो छोटे होते हैं साइज में, है ना, तो परजीवी तो होगा अपने पोषक से छोटा। अब परभक्षी हिरण को शेर खाता है, अब देखो दोनों के साइज में क्या अंतर है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। परभक्षी अपने पोषक से प्राय बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए, परजीवी अपने जीवित पोषक से लगातार पोषण प्राप्त करता है। परजीवी तो जीवित से लेगा भोजन, है ना, तो जैसे कुत्ते पर आपने टिक्स देखे होंगे, है ना, भैंस पर, गाय भैंस पर मिल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, अपना जो इसका जो पोषक है, होस्ट है, उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन परभक्षी में शिकार को ये मार देता है और उसे खा जाता है परभक्षी। ठीक है, आगे देखिए, परजीवी प्राय पोषक विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ वो जाके उसके साथ जीवन यापन कर ले, ऐसा नहीं होता है। ये पोषक विशिष्ट होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन परभक्षी ऐसा नहीं करते। अब शेर को तो हिरण मिल गया तो उसे भी खा जाएगा, गाय भैंस मिल गई तो उसे भी खा जाएगा, नील गाय जंगल में रहती उसे भी खा जाएगा, है ना, बाकी के तमाम जितने भी जंगली जानवर हैं उनको वो किसी को भी मार के खा जाता है, तो ये पोषक विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, बड़े ही शक्ति से छोटा परजीवी लाभ लेता है। ठीक है, वह इसके अंदर से उसे धीरे धीरे कमजोर बनाता है। छोटा जो है परजीवी है तो भले ही छोटा, लेकिन क्योंकि ये खून को चूसने का काम, खून को पीने का काम करते हैं, ब्लड को ये सक करते हैं, तो जो इसका पर्पस ही है उसके शरीर के अंदर से जो पोषक तत्व है वो भी ये कंज्यूम करता है, इसीलिए परजीवी कमजोर हो जाता है। लेकिन इधर तो ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, शिकार पूरा का पूरा मारा जाएगा और वो शिकार से अपना पूरा मार देगा और उससे अपने खाने के रूप में उसे खा लेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे फटाफट लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृद्धि मॉडल क्या है, समष्टि वृद्धि ग्राफ को निरूपित करते सॉरी को समझाइए। तो देखिए, समष्टि में प्रारंभ से लेकर स्थायी होने तक दर्शाई जाने वाली वृद्धि के गणितीय स्वरूप को आरेखित करने पर वक्र प्राप्त होता है, उसे समष्टि वक्र या वृद्धि मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल हैं वृद्धि के मॉडल, समष्टि वृद्धि के जो मॉडल हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक होता है चरघातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसे कहते हैं संभार तंत्र वृद्धि। ठीक है, अब चरघातांकी वृद्धि में क्या होगा, चरघातांकी वृद्धि अर्थात ज्यामितीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जब संसाधन कैसे हो, असीमित हो, तब ये होगी। संसाधन कैसे हो, असीमित, अनलिमिटेड संसाधन है तो वहां पर कोई भी जाति है उसकी ग्रोथ लगातार होती चली जाएगी। दर डी के रूप में हो तब इकाई समय अवधि में dn/dt। ठीक है, तो इस तरीके से ये आती है आपकी वृद्धि। तो dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू एन। यदि b माइनस डी आर हो, b माइनस डी को इंट्रिंसिक दर मान ले, तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, dn/dt बराबर rn, क्योंकि v माइनस डी को अपन r मान रहे हैं, तो dn/dt बराबर r इंटू एन। यहां r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है।
चरघातांकी वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। NT बराबर N0ERT, जहां NT समय में समष्टि का घनत्व है, N0 का मतलब हो गया शून्य समय में समष्टि का घनत्व, ठीक है। R तो आपको पता है इंट्रिंसिक दर है, और E क्या है तो प्राकृतिक लघुगुणकों का आधार है। आगे देखिए संभार तंत्र वृद्धि, इस प्रकार की वृद्धि वक्र में क्या होगा, समष्टि की सजीव संख्या प्रारंभ में तो धीरे धीरे वृद्धि होती है, इसके बाद वृद्धि अचानक से बढ़ जाती है। तो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं तो प्रारंभ में वृद्धि धीरे धीरे होती है, फिर अचानक से तीव्र होती है, और फिर ये धीरे हो जाएगी। वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण संतुलन स्तर की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार समष्टि एवं समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो सिग्मोइड प्रकार का होता है, और इसको दर्शाने के लिए इसका फॉर्मूला है तो dN/dt बराबर Rn k माइनस n/k। तो k यहां पर पोषण स्तर है, और यहां एक लिमिट होती है, उस लिमिट पर जाकर फिर वृद्धि स्थिर होती है, रुक जाती है। देखिए ये k है ना, ये k, ये k को दर्शाता है। ये वाला देखिए, अगर संसाधन ये k नहीं हो तो संसाधन जब अनलिमिटेड होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ आता है चरघातांकी वृद्धि में J सेफ का ग्राफ आता है। वहीं पर समष्टि घनत्व और ये समष्टि वृद्धि का जो ग्राफ है टाइम के बीच में लिया गया है, N और T के बीच में, अगर यहां पर संसाधन कैसे हो, सीमित हो, ये संसाधन यहां पर सीमित हो, तो यहां पर जो वृद्धि हो रही है देखिए प्रारंभ में धीमे होती है, फिर एकदम से तेज होती है, और फिर ये इस तरीके से स्थिर हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ आता है आपका अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। तो ये और ये दोनों ग्राफ हैं, आपको ये याद रखने हैं। एक ग्राफ चरघातांकीय वृद्धि को दर्शाता है, चरघातांकीय या ज्यामितीय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो है वो संभार तंत्र वृद्धि को या लॉजिस्टिक ग्रोथ को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को अभी देखा। आगे प्रश्न देखिए, जहां पशु चरते हैं उसके आसपास बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, तो ये सहभोजिता का उदाहरण है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण है। आगे देखिए छद्मावरण और सहभोजिता। तो देखिए छद्मावरण का मतलब क्या है, अपने परिवेश में मिल जाने या वैसा बन जाने की जीव की क्षमता छद्मावरण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रासहोफर को, टिड्डे को, जब वो ग्रीन हरे रंग की घास में होता है तब उसका रंग हरा होता है, और जब वो घास सूख जाती है तो उसका रंग सूखी हुई घास के जैसा हो जाता है। इसी को कहते हैं अपन छद्मावरण, ठीक है, कैमोफ्लेज। तो इससे ऐसा वो कर क्यों रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि परभक्षी उसे अपनी शिकार नहीं बना पाए। तो परभक्षी मतलब अपने परभक्षी से बचने के लिए, अपने शत्रु से बचाव करने के लिए उसने ऐसा किया है, ठीक है। कीटों व मेढकों की अनेक प्रजातियां परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण का उपयोग करती हैं। इसी प्रकार मोनार्क तितली, मोस्ट है याद रख लेना, मोनार्क तितली के शरीर में एक विशिष्ट रसायन की उपस्थिति के कारण उसके परभक्षी पक्षियों को का स्वाद खराब हो जाता है और उसे वो नहीं खाते हैं, तो वो अपनी रक्षा कर लेती है, ठीक है। सहभोजिता, साथ में रह के भोजन करना। तो इस क्रिया में एक जाति को तो लाभ होता है सहभोजिता में, और दूसरी जाति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, न दूसरी जाति को ना हानि होती है ना लाभ होता है, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए आम का जो वृक्ष होता है उसकी शाखा पर एपीफाइट हदपादप के रूप में ऑर्किड उगता है, और व्हेल की पीठ पर वार्नेकल, ये दोनों हैं जो किसको दर्शाते हैं, सहभोजिता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस अधिपादप से आम को कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही इस वार्नेकल से व्हेल को कोई फायदा नहीं है। तो देखिए अधिपादप ऑर्किड को तो लाभ हो रहा है, लेकिन आम को न लाभ हो रहा है न हानि, तो मैंने जीरो लगा दिया। व्हेल को न लाभ हो रहा है न हानि, तो मैंने जीरो लगा दिया। वार्नेकल को लाभ होता है तो मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। पशु और बगुला के बीच का संबंध, तो बगुले को भोजन प्राप्ति में ये लाभ देता है। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली, इनके बीच में भी संबंध होता है। तो समुद्री एनीमोन दंश स्पर्शक होते हैं, समुद्री एनीमोन पर दंश मतलब
जहरीले कांटे जैसी संरचना होती है, जिसकी वजह से इनके बीच रहने वाली जो क्लाउन मछली है वो अपने परभक्षियों से सुरक्षा प्राप्त कर लेती है, अपने आप बच जाती है। लेकिन सी एनीमोन को कोई फायदा नहीं है इस क्लाउन मछली से, लेकिन क्लाउन मछली को तो फायदा है, उसकी जान बच जाती है, परभक्षी उसे नहीं खा पाते हैं समुद्री एनीमोन की वजह से। तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो, दूसरे को कोई लाभ नहीं हो, कोई हानि नहीं हो, तो उसे सहभोजता कहते हैं। उसके उदाहरण स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, तो आप इनको एक तरीके से बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद करें। आगे देखिए, अंडे देने हेतु जो बर्र होती है, बर्र ततैया, ये स्थल के लिए अंजीर के पुष्प क्रम को पसंद करती हैं, कारण बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोच विचार के इसका आंसर देना होगा। तो देखिए, बर्र और अंजीर का उदाहरण सहोपकारिता का उदाहरण है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसा सहजीवन, ऐसा साहचर्य जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता हो और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं हो, तो हम उसे कहते हैं सहोपकारिता। तो अंजीर के वृक्षों की अनेक जातियों में बर्र की परागणकारी जातियों के बीच मतलब अगाढ़ संबंध, मतलब अटूट संबंध होता है। अंजीर की जाति केवल इनके साथी बर्र की जाति से ही परागित हो सकती है, या किसी बर्र की दूसरी जाति से परागित नहीं हो सकती है। मादा बर्र क्या करती है, फल को केवल अंड निक्षेपण के लिए ही उपयोग में नहीं लेती, बल्कि फल के अंदर वृद्धि कर बीजों को डिंबकों के पोषण के लिए उपयोग करती है, और अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करते हुए बर्र क्या काम कर रही है, अंजीर के पुष्पक्रम को परागित करती है। इसके बदले में वह कुछ परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर्र के डिंबकों को आहार के रूप में भी देती है। तो देखिए, बर्र को फायदा क्या मिला, अंडे देने के लिए सुरक्षित घर मिल गया है, और अंजीर को क्या फायदा हुआ, भैया उसने परागण की क्रिया करा दी है। दोनों को ही फायदा है, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम, ऐसे सहजीवन को हम सहोपकारिता कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जीवन व्रत भिन्नताओं को समझाने हेतु अंतर जातीय स्पर्धा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहां पर यह लिखा हुआ है, समष्टि जीव जिस आवास में रहती है उसके उच्चतम स्तर पर विकसित होने के लिए अपनी जनन क्षमता को पूर्ण विकसित करती है। इसे डार्विनियन योग्यता कहते हैं। डार्विन ने दिया था ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। जब जीव किसी विशेष दबाव में आ जाते हैं तो वह सबसे अधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, जैसे कि बांस और साइमन फिश। कुछ छोटी साइज में अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर मछली। अंतर जातीय स्पर्धा को देख लें तो इस देखिए, ये ऐसे टर्म आते हैं जिससे आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए इसे आप अपने कॉन्सेप्ट को यहीं क्लियर कर लीजिए ताकि ऐसी गलती परीक्षा में नहीं हो। जैव विकास में एक सहायक शक्तिशाली बल जिसमें दो विभिन्न जातियों के मध्य एक ही सीमित संसाधन हेतु स्पर्धा होती है, अंतर जातीय स्पर्धा कहलाती है। जैसे एक ही वृक्ष में रहने वाली वार्वलर की 5 निकटतम संबंधित जातियां, दक्षिणी अमेरिका की उथली झीलों में फ्लेमिंगो तथा मछलियों की साझा आहार स्पर्धा। तो देखिए, अंतरजातीय स्पर्धा में क्या हो रहा है, जैव विकास में एक सहायक शक्तिशाली बल जिसमें दो विभिन्न जातियों के मध्य सीमित संसाधन, दोनों का संसाधन एक ही है, दोनों की खाने की चीज एक ही है, तो दोनों के बीच में स्पर्धा होगी, इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। दो अलग अलग जाति हैं लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है, तो उनमें स्पर्धा होनी है। एक पोस्ट है और 2 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों के बीच में स्पर्धा होगी कि नहीं होगी, तो बस उसी तरीके का ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसके हमने कुछ लघुत्तरात्मक, है ना, शॉर्ट वाले 1 लाइनर क्वेश्चन और साथ में कुछ बड़े क्वेश्चनों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, जहां पशु चरते हैं उसके पास बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं। अब आप इनके आंसर दे पाओगे क्योंकि मैंने आपको पहले पूरी डिटेल बता दी है, तो इसे तो सहभोजता कहते हैं। चरघातांकीय वृद्धि के अंतर्गत जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो जे आकार का बनता है, चरघात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, या फिर चरघातांकीय वृद्धि। एक जीव वैज्ञानिक ने बगीचे में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया। जैसे
ये कोई समष्टि है चूहों की, यहां पर जन्म लेकर आए, अब देखिए जन्म लेकर आए 250, ठीक है, और इसमें से मर गए 240, तो मृत्यु को प्राप्त हुए 240। ध्यान से देखना, आंसर सही निकल के आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब प्रवासन दर है 20, मतलब इसमें कहीं दूसरी जगह से आने वाले हैं 20, और उत्प्रवासन की दर है 30। तो उत्प्रवासन, उत्प्रवासन मतलब इसमें से बाहर निकलने वाले जीव, और इनकी संख्या हो गई 30। तो अब ध्यान से देखिए, अप्रवासन, जन्म कितनों ने लिया 250 ने, और मर कितने गए 240, तो बचे कितने यहां पर 10। अब आए कितने 20, 20 आए, तो यहां पर टोटल जीव हो गए 20 और 10 30, लेकिन बाहर कितने चले गए 30, तो यहां क्या बचा, कुछ नहीं, तो आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, आगे चलिए। ऑफ्रिस नामक भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड की एक जाति परागण कराने के लिए किसका सहारा लेती है, लैंगिक कपाट। ठीक है, क्योंकि ऑर्किड का जो फूल है उसका एक दल इस प्रकार की बनावट का है कि वो मादा मच्छिका जैसा लगता है। ठीक है, और मादा मच्छिका लग रही है, नर जो मच्छिका है, नर वाला जो कीट है वो उस पुष्प की पंखुड़ी को मादा समझता है और उसके साथ कूट मैथुन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, फूल हिलता है जिसकी वजह से उसके परागकण उस कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। फिर वो जो मेल वाला है कीट नर, वो दूसरे फूल पर जाकर बैठता है, उसके साथ भी यही क्रिया सेम करता है। तो इन दो फूल के बीच में परागण की क्रिया हो जाती है, इन दोनों के पुष्पों के बीच। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है मतलब शरीर के अंदर पाया जाता है, तो अंत्य परजीवी होगा। माइकोराइजा, तो उच्च कोटि के पादपों की जड़ों का जो संबंध है, अब ये जो संबंध ऐसा है जिसमें ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, वो दोनों को ही लाभ होता है, इसीलिए हम इसे सहोपकारिता कहते हैं। समष्टि घनत्व बढ़ता है, और बढ़ेगा कब, समष्टि का घनत्व कब बढ़ेगा, जब या तो उसमें कोई नया जन्म हो जाए या फिर कोई नया बाहर से आ जाए, तो अप्रवासन जिसमें बाहर से आते हैं। और गलत को पहचानना है, गलत को पहचानना है, तो डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन, आगे है डी एन सॉरी एन टी प्लस आई बराबर एन आई प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, और सभी सत्य हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला सत्य हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से संगत या सत्य पहचानने हैं आपको। ठीक है, आगे चलिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेना, ये संगत या सत्य पहचानने हैं। तो डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे चलिए। समष्टि का एक विशिष्ट गुण, तो जैसे कि लिंग अनुपात, इनमें से सत्य को पहचानना है आपको। तो देखिए, प्रत्येक समूह के जीवों का अनुपात उस समष्टि की आयु संरचना कहलाता है, सही है। समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है, तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है, सही है। आयु पिरामिड प्राय नर एवं मादा का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और इसको लिख लें। खाली स्थान पर प्राय क्या होता है, आंकड़ा जो आंक होता है, कौआ होता है, कैलोट्रोपिस मदार, वो उग जाता है खाली जगह पर, उसे कोई पशु नहीं खाता है। क्यों, क्योंकि उस आंक के अंदर मिल्क पाया जाता है, दूध पाया जाता है, और उसके दूध में एक रसायन होता है जिसे ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इस ग्लाइकोसाइड की वजह से इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें एक को लाभ जब दूसरी जाति को लाभ व हानि नहीं होती है, तो हम इसको सहभोजिता कहते हैं। इस स्पर्धा में क्या होगा, दोनों को ही हानि होगी। इस स्पर्धा में, लड़ाई में तो क्या होगा, फूल थोड़ी बरसेंगे, दोनों को हानि होगी। समष्टि साइज का मापन किया जाता है प्रतिशत के आधार पर भी और जीव भर के आधार पर भी, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है,
तो चलिए, ये जो अध्याय था वो जीव और समष्टि से संबंधित था। अब अगले अध्याय की अपन इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक और अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और अब परीक्षा में क्योंकि आपके में समय ज्यादा है नहीं, तो आज ही फ्री कर लेते हैं इसको। अब अपन इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, पारितंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप फिर से तैयार हो जाइए। आप देखिए, इसका इकोसिस्टम, इकोलॉजी का ये जो चैप्टर है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन देखते हैं। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ये ऊर्जा का पिरामिड होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता ही है, कभी उल्टा बनता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो सबसे पहले पादप उसको लेते हैं, प्रोड्यूसर। उसके बाद जाएगा वो कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास ऊर्जा जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी, और फिर टॉप कंज्यूमर के पास जाएगी। तो जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो वन वे हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे उत्पादक हैं, जो पादप हैं, जिन्हें हम कन्वर्टर भी कहते हैं, है ना, इनके पास ऊर्जा सबसे ज्यादा। इसका 10% पहुंचेगा अगले पोषण स्तर पर, उसका 10% पहुंचेगा अगले पोषण स्तर पर। तो बनने वाला जो पिरामिड है, देखिए सबसे नीचे जो है इन पर ज्यादा ऊर्जा है, इनके बाद आने वाले पर कम ऊर्जा है, इनके बाद आने वाले पर कम ऊर्जा है, सबसे ऊपर वाले पर सबसे कम ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये कौन होंगे? ये हरे पादप होंगे, इन्हें उत्पादक कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये टॉप या तृतीयक उपभोक्ता होंगे। सपोज करते हैं इसके पास 1,00,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1,00,000 जूल एनर्जी इसके पास आई प्लांट के पास। तो इसका 10% आगे जाएगी, तो यहां कितनी रह जाएगी? 10%, 10,000। इसका 10% यहां आएगी 1,000, और इसका 10% यहां जाएगी, तो ये 100। तो देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक उपभोक्ता के पास, और सबसे कम तृतीयक उपभोक्ता के बाद। और जब ये मरेंगे तो इनको डिकम्पोज करेंगे, तो उनके पास भी एनर्जी जाती है जो और भी कम जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है हमेशा। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये तो हमेशा सीधा ही बनता है। अपरद या डेट्राइट्स किससे मिलकर बने होते हैं? फल तथा प्राणियों के मृत अवशेष इसमें होते हैं, पत्तियां भी इसमें हो सकती हैं, पेड़ की छाल भी हो सकती है, मानव या पशुओं के मल मूत्र आदि भी हो सकते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है ऐसा खेत जिसमें फसल की जा रही है, तो फसल पारिस्थितिकी तंत्र। क्रॉप फील्ड, खेत में हमने फसल उगाई है, तो जो फसल उगी है वो उत्पादक हैं, हरे पादप हैं जो भोजन बनाते हैं, और फिर उस पर निर्भर रहने वाले कंज्यूमर्स। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है। देखिए, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता तो एक दिशीय है। दिशा पूछी जाएगी तो एक दिशीय होता है, लेकिन खाद्य जाल में इसके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनल जब आए तो आपको यूनिडायरेक्शनल ही याद रखना है। खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का जो स्तर है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का जो स्तर है, इसको अपन किस नाम से जानते? तो हरे पादप होते हैं, चूंकि ये भोजन बनाते हैं इन्हें उत्पादक कहते हैं। बाकी के इस दुनिया में जितने भी जीव हैं भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इसका आंसर आएगा A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द A.G. टेंसले ने दिया था। प्रत्येक पोषण स्तर की जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो वो उपयोग कितना कर लेता है, ठीक है, और अगले पोषण स्तर पर कितना भेजता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहां क्या लिखा है? प्रत्येक पोषण स्तर के
जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, तो 90%। और अगले पोषण स्तर को वो कितना देता है, तो केवल 10%। ये ऊर्जा का दशांश नियम कहलाता है, जिसे लिंडेमैन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है, प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, द्वितीयक उपभोक्ता की होती है। तो आप कहोगे कि इनमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है वो अपघटक की होती है। ठीक है, एक झील में दूसरा पोषण स्तर किसका होगा? एक झील में दूसरा पोषण स्तर कौन होगा? तो झील के अंदर एक तो पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, और इनको खाने वाले जंतु प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं। इनको खाने वाली छोटी मछली होंगी, छोटी मछली होती हैं। इनको खाने वाली बड़ी मछली, और इनको खाने वाले चरम उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता। तो देखिए, ये हो गया आपका पोषण स्तर फर्स्ट, ये हो गया पोषण स्तर सेकंड, ये हो गया पोषण स्तर थर्ड, ये हो गया पोषण स्तर फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा पोषण स्तर पूछा जा रहा है। दूसरे पर जंतु प्लवक आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जंतु प्लवक या प्राणी प्लवक। बात एक ही है। द्वितीयक उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक में आते हैं आपके समस्त हरे पादप और कुछ बैक्टीरिया और साथ में ग्रीन एल्गी। और अब पूछा जा रहा है आपसे द्वितीयक उत्पादक क्या है? तो देखिए, सबसे पहले पादप, इनको खाने वाले शाकाहारी, इनको खाने वाले मांसाहारी। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो पादप हैं, चूंकि ये सबके लिए भोजन बनाते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। सॉरी, एक मिनट। जो पादप हैं, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हो गई है, अब इसको करेक्ट करते हैं। देखिए, जो पादप हैं इनको हम कहते हैं उत्पादक, उत्पादक, और ये प्राथमिक उत्पादक होंगे। और ये हैं तो ये दोनों उपभोक्ता, लेकिन मांसाहारी के लिए उत्पादक का कार्य ये करता है शाकाहारी। तो ये जो शाकाहारी है ना, इसको हम द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उत्पादक में कौन आएगा? तो आपका आंसर आएगा शाकाहारी आएगा। ठीक है, शाकाहारी आएगा। आगे चलें। मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण जो मनुष्य ने बनाया है, जैसे घर में हम जल जीवशाला रखते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं ना, जिसमें मछली पालते हैं, वो कृत्रिम पारितंत्र हो गया। ऐसे ही खेत में जो फसल लगती है वो कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि फसल किसान ने उगाई है। ठीक है, तो इसमें जल जीवशाला या एक्वेरियम आप याद रख लें। देखिए, मरुस्थल अपने आप बनता है, नदियां अपने आप हैं, ज्वारानदमुख अपने आप हैं, तो ये तो प्राकृतिक में आएंगे। जल जीवशाला कृत्रिम में आती है। किसानों के मित्र के रूप में हम केंचुआ को जानते हैं। प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जिसे हम PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR का कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। ठीक है, आगे चले। किसी पारितंत्र में उत्पादकता को प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, और इसके टाइप 2 हैं, प्रोडक्टिविटी के प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको हम किस यूनिट में नापते हैं? तो ग्राम में अगर नाप सकते हैं, या फिर किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, और एक निश्चित समय तो ईयर में इसको अपन नाप लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है पहला ही ऑप्शन सही है। ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ किस में पाए जाते हैं? वैकल्पिक परिपथ, तो देखिए, खाद्य जाल में पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में वैकल्पिक नहीं होते, कोई विकल्प नहीं है। खाद्य श्रृंखला तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, लेकिन खाद्य जाल में क्योंकि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में इंटरकनेक्ट रहती हैं और एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है,
उसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, तो इसमें वैकल्पिक परिपथ होता है, अर्थात एक जीव जो दूसरे जीव को शिकार के रूप में खाता है उसके पास विकल्प रहते हैं, अगर वो जाति नहीं है तो वो दूसरे को भी खा लेता है। ठीक है, आगे चलिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका आंसर आएगा कि सर सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? तो देखिए ऊर्जा का तो हमेशा सीधा रहता है, बाकी के दो बचे, क्योंकि पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड ये उल्टा बनता है, तो आपको पता लग गया कि एक पिरामिड तो होता है ऊर्जा का, एक पिरामिड होता है जैव भार का, और एक पिरामिड होता है संख्या का। ठीक है, चारण या ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी को क्या कहते हैं? घास की जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें जो मांसाहारी होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है और शाकाहारी को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता तो वो मांसाहारी होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको पहले देख लो। चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखिए। तो यह खाद्य जो श्रृंखला है चारण वाली, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, तो जो ग्रेजिंग है, चारण है, यह श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है, और जो डेट्रिटस या अपरद है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। ऊर्जा का स्रोत इसमें क्या होगा? तो सूर्य होगा। ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ इसमें होंगे। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से प्रारंभ होता है, और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण विघटित कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। स्थलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है, तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 स्टेप तो आए। तो देखिए घास ये उत्पादक होता है, घास को खाता है हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हिरण को खाता है शेर, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती है। और खाद्य जाल में क्या होगा? तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए, लेकिन इसके चैनल बहुत सारे हैं, कई पथों में होता है। इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, इसमें अपेक्षाकृत जीवों की संख्या असीमित या अधिक होती है। अब है अगला क्वेश्चन है ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस को देखिए, ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस आंशिक रूप से सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है, पूरी तरह नहीं सड़ता, ये कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फलों के छिलके हैं, है ना, डेड पार्ट है ना प्लांट के। एक गहरे रंग का पदार्थ होता है, इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है, इसकी प्रकृति कोलाइडी होती है और यह पोषकों से भरपूर होता है, इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट के लिए बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो ये चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में अपन ने अभी चर्चा कर ली है। पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तक या पारक्रमी किसे कहा जाता है? ठीक है, परिवर्तक मतलब कन्वर्टर, है ना, कन्वर्टर। तो पौधों को हम कन्वर्टर कहते हैं, या है ना, ये कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, जो एनर्जी आती है सन से, उसे भोजन के तौर पर केमिकल एनर्जी में ये बदल देते हैं, क्योंकि समस्त पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, न कि ऊर्जा का। तो वास्तविक रूप से उत्पादक पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थों की रासायनिक स्थिति ऊर्जा में बदलते हैं। इसी कारण कोरोमोंडी ने इन्हें उत्पादक के स्थान पर परिवर्तक नाम दिया है, कोरोमोंडी ने। अगला देखिए, अपघटन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर लेंदी क्वेश्चन आता है तो इसके आने की संभावना बहुत है। ठीक है, याद कर लेना, एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, इसको कंठस्थ करके जाएं। मैं मानता हूं कि इस बार ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो अपघटन किसे कहते हैं? एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का वर्णन कीजिए और इसका आरेखीय निरूपण भी करना है। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
जल एवं पोषक पदार्थों में विखंडित कर देते हैं तो हम इस क्रिया को अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया में फंजाई, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अतिरिक्त छोटे प्राणी जैसे कि निमेटोड्स, इंसेक्ट, है ना, अर्थवर्म, केंचुआ आदि मुख्य योगदान करते हैं। पौधे तथा जंतुओं के मृत अवशेषों को हम अपरद या डेट्राइट्स कहते हैं। यह अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। ठीक है। और अपघटन प्रक्रिया के चरण 4 हैं। तो पहला चरण है विखंडन, दूसरा है निच्छालन, तीसरा है अपचयन और ह्यूमस का निर्माण। ये 4 चरण हैं। चारों की डिटेल दी हुई है, तो आप एक बार चारों की डिटेल देख लें। और 5वां चरण हो गया आपका मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। तो अब इन स्टेप में क्या क्या होता है? तो विखंडन में क्या होगा? अपरदहारी जीव जैसे केंचुआ अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, विखंडन मतलब टूटना। निच्छालन, जल में घुलनशील कार्बनिक पोषक पदार्थ मृदा की जो लेयर हैं, संस्तर हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं, अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसे निच्छालन कहते हैं। तीसरा है अपचयन। तो जीवाणुओं एवं कवकों के एंजाइम की क्रिया के द्वारा अपरदों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, तो इनका अपचयन हो गया। ह्यूमस का निर्माण कैसे होगा? तो गहरे रंग का क्रिस्टल रहित व पोषक पदार्थों से भरपूर ह्यूमस का निर्माण होता है। इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता रहता है। इसकी प्रकृति कोलाइडी होने के कारण यह पोषकों के भंडारण का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट है इसका खनिजीकरण। खनिजीकरण तो ह्यूमस के सूक्ष्म जैविक अपघटन द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों का निर्माण होता है और ये जो खनिज हैं वो मृदा में ही मिल जाते हैं। तो अपघटन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अपघटन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं गर्म व आर्द्रता पूर्व वातावरण में बहुत तेजी से होती है, तीव्र होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, काइटिन और लिग्निन का अपघटन धीमा होता है। एक स्थलीय पारतंत्र में अपघटन चक्र का जो चित्र है वो आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह में आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है? एनर्जी का फ्लो एक इकोसिस्टम में। ठीक है। और विभिन्न पोषण स्तरों में से होते हुए ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। और एक खाद्य श्रृंखला का आपको चित्र भी बनाना है। तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवेश, उसका स्थानांतरण, उसका रूपांतरण एवं वितरण ऊष्मागतिकी के 2 मूल नियमों के अनुरूप ही होता है। प्रत्येक जीव का अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत आपको पता है सूर्य है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल प्रकाश ऊर्जा का केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वन क्षेत्र में यह दक्षता 5% तक हो सकती है। शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षति हो जाती है, उसकी हाथ से हो जाता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे, विशेषतः डाइटम्स, शैवाल द्वारा संपन्न होता है। समुद्र में और कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में वो श्वसन आदि क्रियाओं में घट जाती है, हार्श हो जाता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण में एक पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही संग्रहित होती है। इसे पारिस्थितिकी दशांश का नियम कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी स्थान पर सौर ऊर्जा की मात्रा 100 कैलोरी हो तो पादपों मतलब प्राथमिक उत्पादक को 10 कैलोरी प्राप्त होगी, इसका 10%, और उन पादपों को चरने वाले शाकाहारी जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी उसका 10% मिलेगी। इस प्रकार से हर एक पोषण स्तर पर जो आपकी एनर्जी पहुंचेगी वो 10% पहुंचती है। ठीक है। अब एक खाद्य श्रृंखला बना के देख लें। तो यहां लिखा मैंने जैसे कि हरे पादप, इनको खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, इनको खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, इनको खाएंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो हरे पादप को खाने वाले जैसे मैंने यहां लिखा बकरी, ठीक है, और बकरी को खाने वाला भेड़िया और भेड़िया को खाने वाला शेर। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आपको याद रखना है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है।
ठीक है। ऊर्जा प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। जलीय आवास में जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसके लिए जो उत्पादक होते हैं वो पादप प्लवक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्राणी प्लवक या जंतु प्लवक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता छोटी मछली होती हैं और बृहत या चरम उपभोक्ता में आप बड़ी मछली को लिख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या है? तो जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें भोजन के आधार पर जीव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार भी अलग अलग हैं, जैसे चारण खाद्य श्रृंखला है ना, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जैसे कि घास स्थल की खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। जलीय खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला भगत, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है। परजीवी खाद्य श्रृंखला में उदाहरण है इसका, जैसे वृक्ष, वृक्ष पर रहने वाले पक्षी, जू या फिर चिड़िया और जीवाणु, तो ये आपकी परजीवी है। और अपरद या डेट्रिटस फूड चेन में आपको याद रखना है, केचुआ मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, केचुआ को खाने वाला है, जैसे कि मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाती है चील। ठीक है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अगर अंतर पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना, खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादकों से सर्वोच्च उपभोक्ताओं में एक क्रम के रूप में होता है, अर्थात एक दिशीय होता है। जबकि खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन के लिए मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक जालनुमा संरचना बनी, उसे खाद्य जाल कहा गया। एक जीव केवल एक स्तर या अवस्था को बनाता है, एक जीव एक से अधिक स्तर या अवस्था मतलब ट्रॉफिक लेवल ये बनाता है खाद्य जाल में। इसमें ऊर्जा प्रवाह की आसानी से गणना की जा सकती है, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना करना बहुत कठिन होता है। इसमें जीवों के में समान स्तर पर सीमित प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन खाद्य जाल में प्रतिस्पर्धा कई जीवों में समान और विभिन्न पोषक स्तरों पर हो सकती है। इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, किसमें? खाद्य श्रृंखला में। वहीं अपेक्षाकृत जीवों की संख्या अधिक और असीमित होती है खाद्य जाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? जैव भार, जैव संख्या के पिरामिड को समझाइए। तो दो पूछे जा रहे हैं, या ऊर्जा के पिरामिड पर वैसे अपन ने अभी चर्चा कर ली थी पहले। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के परस्पर अनुपातिक खाद्य संबंधों को जैव भार, जीव संख्या और ऊर्जा प्रवाह के आधार पर रेखाचित्रों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे कि पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। और पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए इधर, जीव संख्या का पिरामिड, एक होता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, और एक होता है संख्या का पिरामिड। तो जैव भार, जीव संख्या और ऊर्जा, ये तीन हो गए। प्रत्येक जो पिरामिड है के आधार में हमेशा क्या रख रहे हैं अपन? उत्पादक या फिर ट्रॉफिक लेवल टीएल फर्स्ट। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। और शीर्ष की ओर क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता रखे जाते हैं। अब देखिए जैव भार का पिरामिड, आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल 1 है तो ये वास्तव में कौन है? तो आप कहोगे ये उत्पादक है। और ये कौन है? इनको खाने वाले, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन इसकी ट्रॉफिक लेवल देखिए 2 है, एक आगे चलेगी ट्रॉफिक लेवल, और जू और चिड़िया ये पक्षी को खा रहे हैं तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है ये। तो इसकी ट्रॉफिक लेवल देखिए 3 आती है और इसकी ट्रॉफिक लेवल 4 आती है। तो ट्रॉफिक लेवल एक ज्यादा चलेगी। ठीक है, जब हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं के आधार पर अगर इसे पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो ये आपके पिरामिड हैं, जो यहां पर इनके डायग्राम भी बने हुए हैं। ये देखिए घास स्थल में जो जैव भार का पिरामिड है वो तो सीधा बनता है घास स्थल में, वहीं पर जलीय पारितंत्र में जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। देखो इस तरीके से, क्योंकि पादप प्लवक में भार कम, जंतु प्लवक में ज्यादा, छोटी मछली में बायोमास अधिक और बड़ी मछली में बायोमास सबसे अधिक। तो ये पिरामिड तो हो गया उल्टा, क्योंकि यहाँ जैव भार है कम और यहाँ है जैव भार ज्यादा। और जबकि अगर मैं यहां देखूं तो यहां देखिए उत्पादक है ना, घास स्थल में अगर हम देखते हैं तो उत्पादक इनका जैव भार अधिक होता है और उच्च मांसाहारी में जैव भार उसका कम होगा। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा पढ़ लें। अब टाइम भी कम है और चैप्टर भी ये पूरा करवाना है। ठीक है, और बाकी का आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनको लिख लें, या फिर आप
वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पिरामिड हैं और जो इंपॉर्टेंट और हैं ये, तो आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है। पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड के प्रकार लिखिए, या फिर पिरामिड अगर बनवाने को आए पेपर में, एक तो आता ही है तो आपको ये बनाने पड़ेंगे। ऊर्जा का एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो सीधा बनता है हमेशा, लेकिन जैव भार और जीव संख्या के पिरामिड तो उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं, दोनों तरीके से बनते हैं। तो आपको ये चीजें विशेष करके याद रखनी है। उत्पादक किसे कहते हैं, प्लांट हो गए ना उत्पादक। और प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता में अंतर, नेट प्राथमिक उत्पादकता में अंतर। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। तो यहां ये उत्पादक की जगह आपको याद रखना है उत्पादकता किसे कहते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में जैव भार उत्पादन की दर को हम उत्पादकता कहते हैं। अब उत्पादकता दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक उत्पादकता और एक होती है द्वितीयक उत्पादक। तो प्राथमिक उत्पादकता का मतलब हो गया, उत्पादक मतलब पेड़ पौधों के द्वारा निश्चित समय में बनाए गए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की मात्रा। और द्वितीयक उत्पादकता का मतलब है उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित समय अवधि में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की मात्रा की दर। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकता में जो उत्पादन हो रहा है वो प्लांट के द्वारा हो रहा है, तो प्राथमिक प्लांट। और द्वितीयक में आते हैं आपके उपभोक्ता, तो उपभोक्ताओं द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो द्वितीयक उत्पादकता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता इसे भार ग्राम या फिर किलो कैलोरी के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के परबच्चियों के कारण ये होती है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, अब प्राथमिक हो गई और द्वितीयक हो गई। अब इसमें एक नेट प्राथमिक उत्पादकता भी है। आप अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उस पर दो वेट लिखे आते हैं, जैसे घी का आप टिन लेके आते हैं तो इस पे लिखा रहता है नेट वेट, और इस पे लिखा आता है, जैसे सपोज करते हैं 14 केजी, तो इस पे लिखा रहता है ग्रॉस वेट, देखा होगा आपने, और इस पे लिखा है 15 केजी। तो आप ये समझ लो कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो है नेट मटेरियल प्लस इस बॉक्स का वजन, दोनों को मिला दिया तो हो गया ग्रॉस। तो ऐसे ही पादपों के द्वारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब हो जाएगा एनपीपी प्लस आर। अब आप कहोगे एनपीपी क्या है, तो ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर मैं आर को घटा दूं, आर का मतलब होता है श्वसन, तो पादप ने जैसे टोटल ऊर्जा बनाई वो होगी ग्रॉस, श्वसन में कितनी काम में आ गई अगर उसको मैं घटा दूं तो बचेगी नेट। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, ग्रॉस जीपीपी और एनपीपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थित सस्य या फिर खड़ी फसल क्या है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, तो स्थित सस्य या खड़ी फसल एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर के जीवित पदार्थों की कुछ मात्रा होती है। जीवित पदार्थों की मात्रा याद रखना है, इसे खड़ी फसल कहते हैं। ठीक है, इसे इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या या जैव भार द्वारा हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ताओं की तरफ क्योंकि कम होता जाता है, इसीलिए वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने ये सेम उदाहरण ही आपको दिया था। देखो इधर ये 10,000 जूल, इसका 10% गया तो 1,000, इसका 10% गया तो 100, इसका 10% गया तो 10। ठीक है, तो ऊर्जा यहां से देखें तो ऊर्जा ऐसे घटती हुई जा रही है। तो ये इस तरीके का जो पिरामिड बना इसे कहते हैं सीधा पिरामिड, और ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, जिसमें ये जो आधार है ये उत्पादकता होते हैं और इसका जो शीर्ष होता है इस पर चरम उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, इस पर चरम उपभोक्ता आते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये चर्चा कर ली है।
अब आपका एक चैप्टर बचेगा जिसका वीडियो आपको जल्द ही कल मिल जाएगा। तो अगला वीडियो जो आपका लास्ट बचा है जैव विविधता और उसका संरक्षण, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए, क्योंकि हमने इस आज के वीडियो में 2 चैप्टर कवर किए हैं, तो दोनों चैप्टर में लगभग मुझे लग रहा है ये 1 घंटे 5 मिनट 1 घंटे का ये वीडियो बन चुका है। फिर वीडियो की लेंथ भी ज्यादा होती है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, अपना सपोर्ट दर्शाएं और कमेंट करना ना भूलें। मैंने आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। और बाकी के कक्षा 12th के और भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके, कक्षा 12th प्लेलिस्ट के नाम से है, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर ये सारे के सारे चैप्टर आपको एक क्रम में मिल जाएंगे। तो आप उनको भी 2x स्पीड लगा के जल्दी जल्दी से देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो और अपनी तैयारी बेहतर करिए। बायोलॉजी में आपका स्कोर मैं चाहता हूं 90 प्लस आए, तभी बात बनेगी ढंग से, है ना। 90 प्लस स्कोर तो आना चाहिए कम से कम। इस तरीके की तैयारी जो हमने कराई है और आपने की है, आपकी भी मेहनत कम नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो परिणाम तो आपके बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप सांदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बरसाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।